हम लोग बात कर रहे थे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे। एक चीज खूब समझ लीजिए, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पर बात शुरू हो इससे पहले अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, इन सबके संबंध में जो कुछ लागू होता है वो जरूर समझ लें। वो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो या अनुच्छेद 19(1), इस आर्टिकल में वर्णित कोई भी स्वतंत्रता, इस पर जो प्रतिबंध लगेगा वो दो प्रकार से लगता है। ये दो प्रकार से लगाया जा सकता है। एक प्रतिबंध वो प्रतिबंध होगा जो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 19 मीनिंग देयर बाय अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 19(6) तक वर्णित आधारों के आधार पर लगाया जाएगा। और दूसरा प्रकार के प्रतिबंध वो होते हैं जो वीजी रोवर से स्टेट ऑफ मद्रास, इस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने जो सिद्धांत बताए हैं उनके आधार पर लगाए जाते हैं, या यूं कहें उनके आधार पर लगाए नहीं जाते, बल्कि जिनकी संवैधानिकता का परीक्षण उन सिद्धांतों के आधार पर होता है जो सिद्धांत वीजी रोवर से स्टेट ऑफ मद्रास में बताए गए। यानी अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं वर्णित हैं, इन 6 स्वतंत्रताओं पर सीधे सीधे या इन स्वतंत्रताओं के अंतर्गत आने वाली अनेक स्वतंत्रताओं पर जो प्रतिबंध विधायिका द्वारा अधिरोपित किए जाते हैं, उन प्रतिबंधों की संवैधानिकता का सवाल जब जब खड़ा होगा तब तब उन प्रतिबंधों की संवैधानिकता इसको निर्णित करने के लिए दो प्रकार के तर्क उपयोग में लिए जाते हैं। एक प्रकार के तर्क अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 19(6) तक दिए गए हैं, जिन्हें आप ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन नाम से जानते हो, प्रतिबंध के आधार। और दूसरा प्रकार के जो तर्क हैं वे वीजी रोवर से स्टेट ऑफ मद्रास इसमें बताए गए हैं, और उनका उपयोग तब किया जाता है जबकि अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उन पर सीधे सीधे प्रतिबंध नहीं लगता, बल्कि इन 6 स्वतंत्रताओं के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं आती हैं उनको प्रतिबंधित किया जाता है। क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा कि अनुच्छेद 19 की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उसने क्या लिखा, उसने लिखा कि वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ स्वतंत्रताओं का संरक्षण। तो जो भी स्वतंत्रताएं वर्णित की गई हैं संख्या में वो कितनी है, 6। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है अनेक बार कि इन 6 स्वतंत्रताओं का उपयोग करने के लिए जिन अधिकारों को आवश्यक माना जाएगा वे अधिकार भी फंडामेंटल राइट माने जाएंगे। ठीक है ना, जैसे अभिव्यक्ति, इसका स्वतंत्र है आपको, और अभिव्यक्ति बोलने के माध्यम से होगी, नाचने के माध्यम से होगी, ठीक है, गाना गाने के माध्यम से होगी, पेंटिंग बनाने के माध्यम से होगी, लिटरेचर लिखने के माध्यम से होगी। यानी अभिव्यक्ति के अनेकों माध्यम हैं। उनमें से बोलना स्वयं विधायिका ने जहां मेंशन कर दिया, तो वाक स्वातंत्र को छोड़ने के बाद जितने प्रकार से अभिव्यक्ति होती है उस सबको अभिव्यक्ति का स्वातंत्र इस शीर्षक के अंतर्गत शामिल माना जाएगा। ये एक बात।
लेकिन एक फिल्म मेकर है, उसने फिल्म बनाई और तो फिल्म प्रदर्शित करने की अनुमति ये दी ना जाए, या उसे फिल्म प्रदर्शित उस रूप में न करने दी जाए जिस रूप में उसने फिल्म बनाई है। तो फिर जो कुछ प्रदर्शित होगा वो उसकी अभिव्यक्ति कहां है? जिसने फिल्म बनाई, फिर तो जो कुछ प्रदर्शित हो रहा है वो उसकी अभिव्यक्ति है जिसने प्रदर्शन की अनुमति दी। फिर तो बात यह आ गई जिसे हम आपसे कई बार कहते हैं ना कि आप अगर हमें सुन रहे हो और हमारे पूरे वक्तव्य से सिर्फ उतना अलग कर रहे हो जितना आपकी पूर्व की मान्यता से मेल खा रहा है, और सिर्फ उसी को अपने दिमाग में स्थान दे रहे हो, तो जो विचार आपके दिमाग में इसे सुनकर पैदा हो रहा है वो विचार हमें सुनकर पैदा हुआ ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने जो कुछ कहा था उसका केवल उतना भाग आपने अपने मस्तिष्क में संग्रहित किया है जितना आपकी पूर्व मान्यता से मेल खा रहा है। तो फिर मेरे वक्तव्य से आपकी मान्यता रूपांतरित नहीं हुई, बल्कि आपकी मान्यता और अधिक दृढ़ हुई है, और उस मान्यता से जो विचार निकल रहा है वो विचार आपका है, मेरा कैसे हो गया? क्योंकि वो विचार तो आप ही की मान्यता से आया है। मेरे पूरे वक्तव्य से आपने सिर्फ उतना ही ग्रहण किया, और अक्सर आप यही करते हो। इसीलिए किसी को भी सुनने से आपका कोई जीवन नहीं बदलता, और सुनने से जीवन बदलते भी हैं, और वो जीवन तब बदलते हैं जब आप संपूर्ण रूप से सिर्फ वक्ता को सुनते हो, अपनी पूर्व की मान्यता छोड़ देते हो, और आप ये अनुभव कर लेते हो कि अगर मेरी पूर्व की मान्यता ठीक होती तो हमें किसी को सुनने की जरूरत ही कहां थी, क्योंकि मेरी पूर्व की मान्यता होते हुए हमें दूसरों को सुनने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि पूर्व की मान्यता ठीक नहीं है। जब आप ये अनुभव करके किसी को सुनते हो तो आपका जीवन रूपांतरित हो जाता है, और जब आप इसे बिना ध्यान में रख के किसी को सुनते हो तो आप जितने सुनने से पूर्व आप थे उससे कहीं ज्यादा सुनने के बाद आप हो जाते हो। ठीक है, यही प्रक्रिया है। तो सवाल यह है कि अगर किसी फिल्म मेकर ने फिल्म बनाई है और आप उसे उसी रूप में, जिस रूप में उसने बनाई, समाज तक नहीं पहुंचने दे रहे हो, तो फिर यदि आपका काम समाजोपयोगी नहीं है, अर्थात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की सीमा में नहीं आता। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है इस पर भी बात होगी, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि अगर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की सीमा में नहीं आता तो फिर आपके द्वारा प्रतिबंधित की गई फिल्म जब प्रदर्शित होगी तो वह फिल्म मेकर की सोच का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी, वो आपकी सोच का प्रतिनिधित्व करेगी। और जबकि आपने गारंटीड किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, और इस दशा में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि फिल्म मेकर को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। और या फिर एक और बात हो सकती कि आप फिल्म मेकर से यह कहो कि देश के अमुक हिस्से में
आपको फिल्म प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। यह विश्व के अमुक हिस्से में, अगर विश्व के उस हिस्से में कोई अन्य संप्रभु कार्य कर रहा है तब बात अलग है। अगर विश्व के दूसरे हिस्से में जो संप्रभुता का उपयोग कर रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिल्म मेकर आपकी संप्रभुता के क्षेत्र में रह रहा है, इस कारण आप उसे मजबूर कर रहे हो कि दुनिया के किसी हिस्से में वो अपनी फिल्म को प्रदर्शित न करे, तो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको कई दृष्टिकोणों से देखा जाएगा, विस्तार के दृष्टिकोण से, गुणवत्ता के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से अभिव्यक्ति का स्वातंत्र है, हर दृष्टिकोण से, क्योंकि अभिव्यक्ति का स्वातंत्र है। ठीक है, और यह बात हम कहे अभिव्यक्ति के स्वातंत्र के संबंध में रहे, लेकिन यह बात अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 स्वतंत्रताओं के संबंध में लागू होगी। ये कहे हम अभिव्यक्ति के स्वातंत्र में इसके संबंध में इसलिए रहे क्योंकि अभिव्यक्ति का स्वातंत्र इन 6 स्वतंत्रताओं में सबसे महत्वपूर्ण है, और उसका महत्व स्वयं फ्रेमर्स ने स्थापित किया है असेंडिंग ऑर्डर में, उसे पहला स्थान देकर और उसके साथ स्वातंत्र शब्द का उपयोग करके। ठीक है, वो स्वयं उसका महत्व स्थापित है और उससे आपको बात जल्दी भी समझ में आती है, इसलिए भी उसी टर्मिनोलॉजी का उपयोग यह हो रहा है। तो अभिव्यक्ति का स्वातंत्र विस्तार के दृष्टिकोण से असीमित है। फिल्म मेकर जहां भी अपनी फिल्म प्रदर्शित करना चाहे प्रदर्शित कर सकता है। और सोचिए, अगर फिल्म मेकर को यह पता हो कि मेरी फिल्म कहीं प्रदर्शित नहीं होगी, तो क्या उसमें फिल्म बनाने की कोई प्रेरणा यह पैदा होगी? आपकी पोस्ट पर एक भी लाइक ना आए तो क्या दूसरी पोस्ट लिखने की प्रेरणा पैदा होती है? ये हम आज की भाषा में आपको ठीक से समझ में आने वाली बात ये कह रहे हैं। और जो पहली पोस्ट में घंटे भर में 1000 लाइक आ जाए तो अगली पोस्ट लिखने की प्रेरणा ऑटोमेटिकली पैदा होती है। तो इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके संबंध में अगर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं कि आप अभिव्यक्ति करने को स्वतंत्र हो, लेकिन अभिव्यक्ति को प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, और प्रसारित करने को भी स्वतंत्र हो, लेकिन प्रसारण के जो माध्यम है उनका उपयोग करने को स्वतंत्र नहीं हो, और उनका उपयोग करने को भी स्वतंत्र हो, लेकिन दुनिया के सिर्फ एक सीमित हिस्से तक, तो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हुई। यद्यपि असीम, ठीक है, स्थानों तक अपनी अभिव्यक्ति को ले जाने का अधिकार, अभिव्यक्ति के साधनों के उपभोग का अधिकार, ये अभिव्यक्त रूप से यहां वर्णित नहीं किए गए। यहां सिर्फ इतना कहा गया कि आपको वाक की स्वतंत्रता है, आपको वाक स्वातंत्र है और आपको अभिव्यक्ति का स्वातंत्र है, कहा सिर्फ इतना गया। लेकिन लॉजिकली जब इन शब्दों को समझा जाएगा तो युक्ति संगत रूप से ये सारी बातें वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति के स्वातंत्र में शामिल हो ही जाएंगी, क्योंकि इनके बिना अभिव्यक्ति के स्वातंत्र का या वाक स्वातंत्र का कोई अर्थ है ही नहीं। और सामान्य जीवन में भी जब किसी को कुछ दिया जाता है तो दिया जाता है, दिया जाए, लेकिन दिए गए का उपभोग करने का हक यह ना दिया जाए तो दिए गए का कोई अर्थ सामान्य जीवन में भी नहीं होता। आप कहते हैं ये कौन बात हुई, ये घर मेरा है लेकिन हम इसमें रह नहीं सकते, तो फायदा क्या है? वाक का स्वातंत्र मिले, अभिव्यक्ति का स्वातंत्र मिले, लेकिन प्रसारण के हक न मिले, प्रसारण पर कोई सीमा लगाई जाए। ठीक है,
प्रसारण के साथ कुछ शर्तें जोड़ी जाएं, तो प्रसारण का हक है, यही नहीं कहा जा सकता। और प्रसारण के हक के अभाव में अभिव्यक्ति जन्मेगी ही नहीं। यद्यपि अभिव्यक्त होना या अभिव्यक्ति करना एक बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मानव का स्वाभाविक गुण है, ठीक है। और मानव जो भगवत्ता की ओर बढ़ता है तो उसकी अभिव्यक्ति की इच्छा ये भी समाप्त होने लगती है, फिर वो नहीं, उसमें अभिव्यक्ति करने की इच्छा ये पैदा ही नहीं होती है, ठीक। एक ऋषि के प्रवचन, यानी जो प्रवचन होते हैं, प्रवचन जिसे प्रवचन कहते हैं और जिसे अभिव्यक्ति कहते हैं, इनके बीच फर्क ही यही होता है। अभिव्यक्ति मानव की है, प्रवचन उसके हैं जो ईश्वर ही हो गया है, जिसमें और ईश्वर में अब कोई फर्क नहीं बचा, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति को हम प्रवचन बोलते हैं, ठीक है। अभिव्यक्ति नहीं कहते उसकी, वो अभिव्यक्ति नहीं है, वो प्रवचन है। क्यों? वो किससे आया? वो अनुभव से आया है। और अभिव्यक्ति अनुभव से हो यह भी संभव है, और अभिव्यक्ति अनुभव से न हो यह भी संभव है, दोनों बातें संभव। और अभिव्यक्ति जो देगा उसे प्रशंसा ये चाहिए होगी। कभी आप देखें, कवि हो, दार्शनिक हो, साहित्यकार हो, कोई हो, ताली बजाओ, ताली बजाओ, इसकी अपील करता रहता है। और कोई प्रवचन करता है, अव्वल तो बिना रिक्वेस्ट बोलेगा ही नहीं, बहुत रिक्वेस्ट पर बोलेगा। आप जितने धर्मशास्त्र पढ़ोगे उनमें क्या लिखा होता है कि इतने ऋषि इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि हे महाराज, जगत कल्याण के लिए इस पर कुछ कहिए। वो सुनाने को नहीं बैठे, और वो जब शुरू करते हैं तो इतना ही कहते हैं कि लोक कल्याण के लिए हम आपको ये बात बता रहे हैं। ताली बजाओ, भाड़ में चले जाओ, इससे कोई लेना देना किसी को नहीं होता। तो अभिव्यक्ति कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति मानवीय गुण है, और कानून मानवों के लिए बन रहा है। वो संतों, धार्मिक व्यक्तियों, इनके लिए नहीं बनता। इसलिए अभिव्यक्ति ये होगी ही तब जब प्रसारण का हक होगा। तो प्रसारण का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में शामिल माना जाएगा। ऐसे व्यापार करने का अधिकार, इसके सम्यक उपयोग के लिए रोडों के उपयोग का अधिकार, ये होगा ही होगा। तो आपको व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन रोड के उपयोग का अधिकार नहीं, बेकार की बात है। जो माल उत्पादित होगा वो आखिर दूसरे तक पहुंचेगा कैसे? फैक्ट्री पर तो कोई लेने नहीं जाएगा। तो कंज्यूमर, रिटेलर, अच्छा, माल के गुण, एक माल कई उत्पादकों द्वारा उत्पादित किया जा रहा है, उनकी गुणवत्ता ये भिन्न भिन्न हो सकती है। तो ग्राहक को एक सम्यक निर्णय के लिए सारे उत्पादों की गुणवत्ता पता होनी चाहिए। अगर एडवर्टाइजमेंट पर आप प्रतिबंध लगा दोगे, आपको माल उत्पादित होगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। तो एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर ये कैसे आएगा? और ये व्यापार की स्वतंत्रता पर अनावश्यक अवरोध। तो हम आपको जो कुल मिलाकर बात कहना चाहते हैं वो सिर्फ इतना कि इन 6 स्वतंत्रताओं में कुछ ऐसी बातें भी शामिल हैं जो अभिव्यक्त रूप से यहां वर्णित नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि इन 6 स्वतंत्रताओं में जिन अधिकारों की अभिव्यक्ति हुई है, अधिकार शब्द का प्रयोग 5 के लिए करें तो कुछ बात समझ में आती है, लेकिन 6ठी यानी वाक्य में अभिव्यक्ति, उसके लिए तो स्वातंत्र शब्द का ही प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन चलो 6 के लिए कर लेते हैं कि स्वतंत्रता संबंधी जो अधिकार हैं, जो अनुच्छेद 19 में वर्णित है, ये अभिव्यक्त रूप से सिर्फ 6। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इन 6 स्वतंत्रताओं के कुछ परिणामिक अधिकार हैं, कुछ आनुषांगिक अधिकार हैं, जिसे अंग्रेजी में एडजंक्ट राइट
ठीक है ना, इंसिलरी इंसिलरी राइट, कॉन्सिक्वेंटल राइट, ये सब कहा जाएगा। तो कुछ परिणामिक है, कुछ आनुषंगिक, ये अधिकार भी हैं जो इनमें शामिल माने जाएंगे। यानी अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं दो प्रकार से कैटेगराइज की जा सकती हैं। एक वे स्वतंत्रताएं जो अभिव्यक्त रूप से यहां वर्णित हैं, और दूसरी वे जो अभिव्यक्त रूप से वर्णित नहीं है लेकिन युक्ति संगत रूप से अभिव्यक्त रूप से वर्णित में शामिल मान ली जाएंगी, क्योंकि उनके बिना इन स्वतंत्रताओं का कोई मूल्य, कोई अर्थ यह ही नहीं। दूसरे प्रकार की वो स्वतंत्रता। अब प्रतिबंध की स्थिति आई कि वे स्वतंत्रताएं जो अभिव्यक्त रूप से यहां वर्णित, उन पर प्रतिबंध अगर लगाया जाएगा तो प्रतिबंध किस प्रकार लगाया जाएगा और किन आधारों पर लगाया जाएगा, एक बात। और वे स्वतंत्रताएं हैं जो इन स्वतंत्रताओं के उपभोग के लिए आवश्यक हैं, या वे अधिकार जो इन स्वतंत्रताओं के उपभोग के लिए आवश्यक हैं, अर्थात जो इन स्वतंत्रताओं के कॉन्सिक्वेंटल हैं, परिणामिक हैं, इंसिलरी हैं, आनुषंगिक हैं, उन पर अगर प्रतिबंध लगता है तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, उन प्रतिबंधों की किस आधार पर देखी जाएगी। दूसरा जो सवाल है वो ये आ गया। तो इस संबंध में वीजी रो वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास ये एक निदर्शकवाद है, और वीजी रो वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में ये कहा कि जब अभिव्यक्त रूप से जो वर्णित स्वतंत्रताएं हैं इन पर कोई प्रतिबंध लगेगा तो प्रतिबंध के वे आधार जो अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 19(6) तक वर्णित किए गए उनको संतुष्ट होना चाहिए, अर्थात उनके आधार पर ही इस प्रतिबंध की युक्ति संगतता, इसको निर्धारित किया जाएगा। यह बिल्कुल सही है कि किसी भी प्रतिबंध की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, अर्थात किसी भी फंडामेंटल राइट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, इसको अगर आप चैलेंज करोगे तो वो प्रतिबंध या वो कानून असंवैधानिक है। फंडामेंटल राइट के विरोध के कारण इसको सिद्ध करने की, इसको साबित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी आप ही पर होगी, क्योंकि आप कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आप ये जो जानकारी है ये किसी स्रोत से आई होगी, आपको पता होगा, आपको लगा होगा कि इस कारण से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो कारण जिसकी वजह से आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगा वो प्रथमता आप न्यायालय को बताएं, और अगर आपने बता दिया सफलतापूर्वक तो फिर ये जिम्मेदारी शिफ्ट हो जाएगी किस पर? स्टेट पर। स्टेट अब ये साबित करे कि उसने जो प्रतिबंध लगाया है इन 6 स्वतंत्रताओं पर वह युक्ति संगत है, क्योंकि वह 2 से लेकर 6 तक वर्णित आधारों पर आधारित है। इसलिए वो युक्ति संगत आधार पर आधारित है। वो युक्ति संगत है या नहीं, यह अभी प्रश्न बाकी रह गया, क्योंकि युक्ति संगतता 2 तरह से देखी जाती है। एक तो वो ये युक्ति संगतता कि क्या वो उन आधारों पर आधारित है जो आधार प्रतिबंध के आधार के रूप में वर्णित है, ठीक है, तब युक्ति संगत प्रतिबंध है। और दूसरा, जितना लगाया जाना चाहिए था क्या उतना ही लगाया गया है, ठीक है, क्योंकि प्रतिबंध का मतलब यह नहीं है कि आप जितना चाहो प्रतिबंधित कर दो, क्योंकि प्रतिबंध से पहले युक्ति संगत शब्द का प्रयोग हो गया। यानी दी गई सिचुएशन में जितना प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी था क्या उतना ही लगा। ये दूसरा तरीका है जिससे युक्ति संगतता देखी जाएगी। ये तो बात तब हुई जबकि सीधे सीधे आपने फंडामेंटल राइट
स्वतंत्रता के रूप में जो अनुच्छेद 19 1 A B C D आदि में वर्णित है, उस पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन अगर आपने उस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया है जो इन 6 स्वतंत्रताओं में दिए गए अधिकारों में शामिल माना जाएगा, अर्थात प्रसारण आदि, सड़क आदि के उपभोग का अधिकार जो आवश्यक है इन स्वतंत्रताओं के उपभोग के लिए, लेकिन इनमें अभिव्यक्त रूप से वर्णित नहीं है, तब प्रतिबंध की युक्ति संगतता वीजी रो वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास इसमें बताए गए सिद्धांतों के मुताबिक डिसाइड होगी। और वीजी रो वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में वो कहता है कि सबसे पहले यह देखा जाएगा कि आपने उस अधिकार पर प्रतिबंध के लिए जो इन 6 अधिकारों में शामिल है, जो तरीका निर्धारित किया है, उस तरीके को निर्धारित करने में क्या दोनों तरह के प्रोविजंस बनाए हैं, सबस्टेंटिव और प्रोसीजरल, अर्थात तात्विक और प्रक्रिया संबंधी, क्या दोनों प्रकार के प्रतिबंध निर्मित किए। जैसे आपने ये कहा कि अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से होगी, ठीक है, लेकिन चाइनीज ऐप के माध्यम से नहीं होगी, ठीक है, चाइनीज ऐप के माध्यम से नहीं होगी क्योंकि उनसे हमारी लड़ाई चल रही है, या पाकिस्तान के ऐप के माध्यम से नहीं होगी। तो एक तात्विक प्रतिबंध आ गया, सब्स्टेंटिव रेस्ट्रिक्शन है कि चाइनीज ऐप के माध्यम से नहीं होगी, बाकी कुछ भी करिए आप, बाकी हम कुछ नहीं कहते। और उनका चलिए चाइनीज ऐप के माध्यम से भी होगी, ठीक है, लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक नहीं होगी। यह भी सबस्टेंटिव प्रोविजन आ गया, ठीक है, क्योंकि सबस्टेंटिव हम किसे कहते हैं, जब अधिकार इसको सीमित किया जाए, इसको बढ़ाया जाए, दायित्व इसको उत्पन्न किया जाए, समाप्त किया जाए या हल्का किया जाए, कोई योग्यता ये उत्पन्न की जाए या समाप्त की जाए, निर्योग्यता ये उत्पन्न की जाए या समाप्त की जाए या कम की जाए, तो ये जिन उपबंधों के माध्यम से किया जाता है उन्हीं उपबंधों को हम सबस्टेंटिव प्रोविजन कहते हैं। जैसे जो हत्या करेगा वो अमुक दंड से दंडित होगा। अमुक दंड क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब होता है जिसको आपको बियर करना ही है, जिसके बियर करने या न करने के संबंध में आपके पास विकल्प उपलब्ध नहीं है, वो लाइबिलिटी कहलाता है। तो दंड के संबंध में आपके पास विकल्प कोई नहीं है, यू मस्ट बियर दैट, आपको बियर करना ही होगा। आप रो, हंसो, गाओ, कुछ करो, तो ये सबस्टेंटिव प्रोविजन है। इतने बजे तक नहीं होगा, चाइनीज ऐप के माध्यम से नहीं होगा। प्रक्रियात्मक प्रतिबंध क्या हुआ कि अगर कोई ये कहता है कि आप अभिव्यक्ति चाइनीज ऐप के माध्यम से कर रहे हो, कोई में गवर्नमेंट शामिल है, ठीक है, गवर्नमेंट यानी कार्यपालिका, यूं तो गवर्नमेंट तीनों है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, लेकिन गवर्नमेंट ने ही न्याय निर्णयन की अपनी शक्ति है, इसका उपयोग करने के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन ये बना दिया, वो भी राज्य ही है, वो भी गवर्नमेंट ही है, जुडिशरी। और आपत्ति करेगा कौन, करना कार्य है, करना कार्य है, और कार्य कार्यपालिका ही कर सकती है। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव यानी सरकार। सरकार के सहित कोई भी अगर ये कहेगा कि आपने चाइनीज ऐप का उपयोग किया, तो हु विल डिसाइड एंड इन व्हाट मैनर ही विल डिसाइड। भाई कोई ये कहता है गवर्नमेंट के सहित कि आपने चाइनीज उपयोग
ऐप का उपयोग किया तो कहने का कोई अधिकृत ढंग होगा, इसे निर्धारित किया जाएगा कि कंप्लेंट फाइल करके उसमें इतनी कोर्ट फीस लगाकर इतने दिन के भीतर अमुक प्राधिकारी के भी समक्ष परिवाद दाखिल किया जाएगा। ऐसे करके प्रोविजन बनाने पड़ेंगे ना। और परिवाद प्रस्तुत होने पर अमुक व्यक्ति को सूचना दी जाएगी, सूचना देने का माध्यम यह होगा, ठीक है। अगर वो सूचना सुनने पर हाजिर होते हैं तो ऐसे प्रक्रिया चलेगी, हाजिर नहीं होते सूचना मिलने पर भी तो फिर ऐसे प्रक्रिया सारा बनाना पड़ेगा ना। तो प्रतिबंध के लिए जो विधि बनेगी बीजी रॉ में कहा, उसमें प्रोसीजरल और सबस्टेंटिव दोनों प्रोविजन हो सकते हैं। फिर युक्ति संगतता दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पर देखी जाएगी, सबस्टेंटिव प्रोविजन पर भी और प्रोसीजरल पर भी। आपने कहा चाइनीज ऐप का उपयोग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब दो कारण हो सकते हैं, या तो चाइना हमारा मित्र है और तुम उल्टी बात कर रहे हो, ठीक है। तो फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, अभी हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 19 में प्रतिबंध का आधार है, तो इस आधार पर आपको प्रतिबंधित किया जाना ठीक है, क्योंकि वो हमारा मित्र राष्ट्र है और तुम जो कर रहे हो इससे गड़बड़ पैदा हो रही, आप गालियां मत रहे अपनी अभिव्यक्ति से, उससे हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। दूसरा, वो शत्रु राष्ट्र है और तुम उसकी प्रशंसा किए जा रहे हो, उसके गीत गा रहे हो, इसके कारण एक होस्टाइल एटमॉस्फियर देश में निर्मित हो रहा है, देश की सरकार के विरुद्ध और उसके पक्ष में निर्मित हो रहा है। तो आपको अभिव्यक्ति नहीं करने दी जाएगी, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यह भी हेड है अनुच्छेद 19 में। तो जो सबस्टेंटिव प्रोविजन है उसको भी चेक किया जाएगा कि आपने प्रतिबंध युक्ति संगत लगाया या नहीं, चलिए अब ठीक लगाया आपने, लेकिन जो प्रोसीजरल जो प्रक्रिया आपने दी है प्रतिबंध लगाने की और उसकी युक्ति संगतता को चेक करने की, वो गलत, ठीक है, उसमें संशोधन की जरूरत है। तो दोनों दृष्टिकोणों से वो देखा जाएगा और किसी भी दृष्टिकोण से असंवैधानिक पाया गया, ठीक है, तो वीजी रॉ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास ने ये कहा कि इस प्रतिबंध को इस तथ्य के होते हुए कि सीधे सीधे वो उस अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कर रहा जो यहां अभिव्यक्त रूप से वर्णित है, बल्कि उस अधिकार को प्रतिबंधित कर रहा है जो उसमें युक्ति संगत रूप से शामिल है, लेकिन फिर भी इस प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। और वीजी रॉ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में यह भी कहा है कि जब तात्विक या प्रक्रियात्मक बातों की संवैधानिकता परीक्षित की जाएगी, तब जिन बातों का ख्याल रखा जाएगा उनकी एक लिस्ट वीजी रॉ में दी गई है और उनका कि तात्विक या प्रक्रियात्मक प्रतिबंधों का, ठीक है, प्रतिबंधों की संवैधानिकता, इसके परीक्षण के समय यह देखा जाएगा कि प्रतिबंध कितने समय तक लगाया गया है। अब कितने समय तक लगाया गया, इसमें यह भी हो सकता है कि पूर्ण प्रतिबंध कि कतई लगा दिया, और यह भी हो सकता है कि सुबह से लेकर इतने बजे तक, ठीक है, यह भी हो सकता है। प्रतिबंध कितने समय तक के लिए लगा है यह भी देखा जाएगा। अगर बहुत अल्पकालिक प्रतिबंध है, ठीक है, तो भले ही वो कितना भी कठोर हो उसे युक्ति संगत माना जा सकता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है। और प्रतिबंध अगर बहुत लंबे समय के लिए है तो फिर यह हमेशा के लिए है या अनिश्चित काल के लिए है, तो फिर बहुत कठोरता के साथ उसकी युक्ति संगतता को देखा जाएगा, यानी समय, एक्सटेंट ऑफ द टाइम, ठीक है, इसको भी देखा जाएगा। दूसरा यह देखा जाएगा प्रतिबंध की इजाजत किन परिस्थितियों में दी गई है, यह प्रतिबंध किन परिस्थितियों के मद्देनजर लगाया गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत टेंशन चलता ही रहता है देशों के बीच,
उसका अर्थ यह नहीं होता कि आप प्रतिबंध लगा देंगे। ठीक है, तो अब प्रतिबंध चलिए लगाया, तो अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने की क्या जरूरत? व्यापार पर लगाइए, अन्य चीजों पर लगाइए। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ द आइडियाज, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं कि खूब संघर्ष होता है हमारा पाकिस्तान से या चीन से, और गुलाम अली यहां गजल की प्रस्तुति देने के लिए आ जाते हैं। आलोचना होती है उस बात की, लेकिन अभी जब हुआ तब फिर सब बंद, कुछ नहीं, कोई नहीं आएगा, न कोई आएगा न कोई जाएगा, न क्रिकेट खेला जाएगा, न गुलाम अली की, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने हमारे देश के नागरिकों की हत्या की है, और ऐसे किए जिसे कहें कि शैतान भी शर्मा जाए, ऐसे किए। किसी की पत्नी के सामने किसी के पति को गोली मार दिया आपने, किसी के बच्चे के सामने उसके माँ बाप को गोली मारी है आपने। ठीक है, फिर कोई क्रिकेट नहीं, कोई गुलाम अली नहीं, कुछ नहीं, घर बैठो अपने। अब तो बात मिलिट्री से होगी। ठीक है, तो यह भी देखा जाएगा किन सर्कमस्टांसेस में प्रतिबंध आया है, यह भी देखा जाएगा कि कौन सी बुराई है जिसको परिमार्जित करने की कोशिश हुई है। ये कुछ उदाहरण हमने आपको दिए हैं, शेष आप किताब में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कुछ बातों का ख्याल रखने की बात भी वीजी रो वर्सेस टाटा मद्रास में की है, और ये बातें सभी पर लागू होंगी, सभी पर, सभी पर, मीनिंग देयर बाय अनुच्छेद 19(1) में जितनी स्वतंत्रताएं वर्णित हैं सब पर। और तीसरी बात, प्रतिबंध युक्ति संगत होना चाहिए, यह अपेक्षा है। तो युक्ति संगत इस रूप में भी देखा जाएगा कि या तो प्रतिबंध के आधार पर आधारित हो, ठीक है, एक बात, और दूसरा वो अगर सीधा प्रतिबंध नहीं है इन अधिकारों पर, बल्कि इन अधिकारों में शामिल अधिकारों पर प्रतिबंध है, तो उसे प्रक्रियात्मक और तात्विक दृष्टिकोण से युक्ति संगत होना चाहिए। लेकिन युक्ति संगतता का एक पक्ष और भी है। युक्ति संगत का मतलब यह भी है कि परिस्थितियों में युक्ति संगत होना चाहिए, जो रनिंग सर्कमस्टांसेस है उनमें वो युक्ति संगत होना चाहिए। ठीक है, और रनिंग सर्कमस्टांसेस लगातार बदलती हैं समाज में, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रतिबंध की युक्ति संगतता जब आप निर्धारित कर रहे हो तो यह भी देखें कि करंट मूड देश का क्या है। ठीक है, यानी इस समय लोगों की सोच ये क्या परिलक्षित कर रही, और साथ ही यह भी देखें कि लोगों की सोच कुछ भी परिलक्षित कर रही हो, देश को जरूरत किस चीज की है, किस सोच की है। हो सकता है देश को जरूरत जिस सोच की है उससे विपरीत सोच इस समय देश में चल रही हो, और सरकार ने उस सोच को लाने के लिए, जिस सोच को देश हित में देश की सोच होना चाहिए, कानून बनाया हो और आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित किसी भी अधिकार को सीमित किया हो। ठीक है, तो ठीक है, देश की सोच एक दिशा में जा रही और सरकार की सोच दूसरी दिशा में जा रही, लेकिन सरकार की सोच ही ठीक है, ये भी संभव है, बातें दोनों संभव है। तो करंट मूड क्या है और देश को जरूरत किस सोच की है, ये दोनों बातें रखी जाएंगी ध्यान में। ठीक है, और यह भी देखा जाएगा कि आखिर कौन सी सोच देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगी और एक आधुनिक देश बनने में मदद करेगी, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। देश की सोच लगातार बदलती है। जब हम टीनेज बोलते हैं, यानी 16 से लेकर के और एक 25 तक की आयु को आप टीनेज मान लें, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नहीं, असंभव था, असंभव कहे कि शाहजहांपुर में आप किसी लड़की को सिगरेट पीते देखें, यह असंभव था।
और आज आप चलो मेरे साथ, बड़ी बात नहीं कह रहे, बिल्कुल बड़ी बात नहीं। हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि शाहजहांपुर के रेस्टोरेंट में हम आपको शराब पीते और सिगरेट पीते, वो भी खुलेआम, छुपा नहीं। ऐसा नहीं कि कोई कमरा हो, नो, बाकायदा कुर्सी टेबल डालकर शराब पीते, सिगरेट पीते। पीना गलत है, सही है, इस सब पर हम नहीं जा रहे हैं। आपका अपना आउटलुक हो सकता है, मेरा अपना आउटलुक हो सकता है, उस सब पर मेरी बात ही नहीं है। मेरी बात सिर्फ इतनी इस बात पर है कि मूड बदलता है समाज का। और शायद हमारे जमाने में जो हम टीनेज में थे, तो अगर कोई ऐसा कर रहा होता तो मेरी आयु का व्यक्ति उसे टोके बगैर नहीं रहता, टोक जरूर देता कि क्या कर रहे हो, ठीक है। और आज स्वयं हम देख रहे होते हैं उस सबको, और अपना ठीक है, हम अपना चाय बोल दिए, जो हमें मंगाना है वो हमने मंगा लिया, उस और ध्यान भी नहीं देते। और ये अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम आपको ले चल के दिखा सकते हैं, और कोई छुपाओ नहीं, कोई छुपाओ नहीं। और बाकायदा पी नहीं रहे, उसकी रील भी बना रहे। और ये शाहजहांपुर लेवल पर हो रहा है, तो मेट्रोस की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ऐसी दशा में अगर लिव इन पर पिक्चर बन रही है तो आप उसे अश्लील नहीं कह सकते, ठीक है। जहां ये स्थिति आ गई हो वहां वो क्या अश्लील बचा। और हमारे कई बेंगलोर में है, तो वो बताते हैं कि बेंगलोर में तो पति पत्नी भी है, तो प्राइमा फेसी जो उदाहरण है वो यही है कि लिव इन में है, क्योंकि अधिकांश आईटी सेक्टर के लोग वहां हैं, और आईटी सेक्टर अजीब ही संस्कृति है वहां, जो भी है। तो प्राइमा फेसी वहां उपधारणा यही है कि लिव इन में है, भले वो हस्बैंड एंड वाइफ। तो धारणाएं बदलती हैं, समाज बदलता है। और युक्ति संगतता डिफाइन करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि करंट मूड क्या है। ये ठीक है कि हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि करंट मूड कुछ भी हो, जो देश के लिए जरूरी है वो भी होना चाहिए। इसको किसने कहा ये बातें कि न्यायालय को युक्ति संगतता जो इस दृष्टिकोण से भी देखी जाएगी, क्योंकि युक्ति संगत प्रतिबंध होना चाहिए। तो प्रतिबंध के आधार 2 से 6 तक के भी हो सकते हैं, और प्रतिबंध के आधार वे भी हो सकते हैं जो वीजी रो वर्सेस शिटा मद्रास में बताए गए हैं। साथ ही युक्ति संगतता सामाजिक दृष्टिकोण से भी परीक्षित की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने किसमें कहा? ये कहा डायरेक्टर जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ द दूरदर्शन वर्सेस आनंद पटवर्धन। हाँ ठीक, वर्सेस आनंद पटवर्धन, यही है। आप उस समय नहीं पैदा हुए थे, क्योंकि हम भी उस समय छोटे थे, हाई स्कूल इंटर में होंगे। उस समय इस समय सती हुई थी रूप कुंवर। वो सती कहा जाता है दैट इज अ मर्डर, ठीक है। वो सती होना नहीं है। सती राजा भगवान राम की माता जी, वो तो दशरथ की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे, तो सती नहीं थी क्या? ये बेकार की बात, ये मर्डर है सीधे सीधे। आप नाम कितना भी गरिमापूर्ण दे लें, जैसे आप तलाक 3 तलाक कहते हैं, आप 3 तलाक है, तलाक है, ये मनमानी है, ये शोषण है, ये बदतमीजी है, इसे आप तलाक नहीं कह सकते, ये है ही नहीं तलाक, ठीक है। तो आप अच्छे से नाम दे देंगे किसी भी गतिविधि को, इससे वो गतिविधि अच्छी नहीं हो जाती गुणात्मक दृष्टिकोण से, वो वही रहती है जो वो है। आप नाम क्या देंगे? कुछ भी दे लीजिए, ठीक है। तो उस समय रूप कुंवर नाम की महिला की हत्या हुई, जिसे सती कहा गया, देवराला नामक स्थान पर राजस्थान में, ठीक है। एक आनंद पटवर्धन जो फिल्म मेकर थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई, ठीक है, द सन, द गॉड, द सन एंड द होली वार, ऐसे करके नाम था। और उस फिल्म में उन्होंने
धर्म के नाम पर जो हिंसा होती है, ठीक है, उसको प्रदर्शित किया, और धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं उनको प्रदर्शित किया, और उसको ब्रॉडकास्ट करना चाहे दूरदर्शन पर। ठीक है, अब रूप कुंवर के समय सरकारें कौन रही होंगी? वो जो संविधान बचाती हैं। और उस समय दूरदर्शन, अब तो तब भी ट्राई के अंतर्गत आ गया है, अब तो स्वायत्तशासी संस्था बनाया है। उस समय सीधे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री थी उसी के अधीन था। ठीक है, उन्हीं के अधीन था, और उस फिल्म को प्रदर्शित करने से मना कर दिया। दूरदर्शन ने कहा कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा होगी, क्योंकि ये जो करंट मूड है सोसाइटी का, वो तो रूप कुंवर के को सती ये बता रहा है ना, और इसमें उस बात को गलत कहा गया, तो संघर्ष ये हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप देखें कई बार फिल्म का प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट रोकता कि नहीं, इससे टेंशन हो जाएगा, रोको, और कई बार कहता है कि सरकार क्या करेगी, सरकार है इसी के लिए कि टेंशन हो तो डंडे मारो उनके जो टेंशन पैदा करें और फिल्म प्रदर्शित होगी। कई बार ये कहता है, क्योंकि दोनों बातें ध्यान में रखी जाएंगी। करंट मूड क्या है, अगर करंट मूड ठीक है और फिल्म उसका विरोध कर रही है तो फिर करंट मूड के साथ जाया जाएगा और फिल्म प्रतिबंधित होगी। और अगर करंट मूड ठीक नहीं है, फिल्म उस सोच का प्रतिनिधित्व कर रही जो सोच होनी चाहिए लेकिन नहीं है, ठीक है, तो फिर सरकार को निर्देश दिया जाएगा कि लैंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम, जो गड़बड़ करे उसके बेत मारो, कानून इसीलिए फिल्म प्रदर्शित होगी, सुरक्षा दो। तो दोनों बातें आएंगी। ठीक है, तो इसमें दूरदर्शन ने एक कमेटी बनाई इस बात के लिए कि फिल्म को प्रदर्शन की दूरदर्शन पर अनुमति दी जाए या ना दी जाए, और उसने रिजेक्ट कर दिया, ताकि नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि करंट मूड से विरोध में है फिल्म और संघर्ष होगा। हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, उच्च न्यायालय का डिसीजन हमें याद नहीं है कि शायद दूरदर्शन के पक्ष में आया या दूरदर्शन के विरोध में आया। ठीक है, विरोध में आया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उसका नाम क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ द दूरदर्शन वर्सेस आनंद पटवर्धन। इसका मतलब आनंद पटवर्धन के पक्ष में होगा ना डिसीजन हाई कोर्ट का, तभी तो सुप्रीम कोर्ट गया होगा दूरदर्शन अपील में। ठीक है, इससे यह भी पता लगता है कि आप ऐसे भी चीजें निकाल सकते हैं कि नीचे क्या हुआ होगा, क्योंकि अपील में तो दूसरा तभी जाएगा, अब राइट ऑफ अपील तभी पैदा होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट दूरदर्शन पूछा। अब देखिए हाई कोर्ट तक नहीं रुक रहे हो, संविधान बचाते थे, हाई कोर्ट ही रुक जाते। ठीक है, आप अपील में भी गए, अपील में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, बिल्कुल ठीक डिसीजन हुआ है, और दूरदर्शन ही नहीं सब जगह प्रदर्शित होगी, क्योंकि करंट मूड कुछ भी हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी यही है कि नागरिकों के सामने सही स्थिति रखी जाए ताकि वे एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन हो सके और ठीक ढंग से विषयों पर अपना निर्णय ले सके और सोच बदली जाए। इसका माध्यम यही हो सकता है, और ये एकदम युक्ति संगत है। ठीक है, तो दूसरी बात कि जो युक्ति संगतता है वो दोनों दृष्टिकोणों से देखी जाएगी, प्रतिबंध के आधार इस दृष्टिकोण से और सामाजिक प्रभाव इस दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोणों से प्रतिबंध की युक्ति संगतता देखी जाएगी। अब एक अन्य बात जो विशेषकर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में ही है, शेष के बारे में नहीं है, लेकिन उस मापदंड को उठाकर आप अन्य बातों पर भी निर्णय ले सकते हो, और यह बात खूब पूछी जाती है पेपर्स में। यह कहा है, कई बार पूछते हैं
कि संसदीय विशेषाधिकारों जो 105, 106 वहां वर्णित थे अनुच्छेद, और फंडामेंटल आपका वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें अगर विरोध है, ठीक है, जैसे दल बदल विरोधी कानून के माध्यम से सांसद और विधायक जो इस देश के नागरिक भी हैं और नागरिक के रूप में जिन्हें वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, उनकी वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया गया और यह कहा गया आपको दलीय निष्ठा और दलीय निर्देश के मुताबिक संसद में अपने मत का प्रयोग करना है, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो संसद की सदस्यता के अयोग्य हो जाएंगे। इस बात को चुनौती दी गई और कहा गया कि अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर यह प्रतिबंध है और इसको समाप्त होना चाहिए। यानी मोटे में ऑब्जेक्टिव रूप से वस्तुपरक दृष्टिकोण से बात को अगर कहें तो यह बात रखी गई कि वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता और संसदीय विशेषाधिकारों में विरोध है, और इस दृष्टिकोण से वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रीवेल, ठीक है, उसे प्रमुखता यह दी जानी चाहिए और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना चाहिए अनुच्छेद 13 के प्रभाव से, यह कहा गया। अब ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है, ये कुतर्क। कुतर्क कब होता है? जब दूसरे को गलत साबित करने के लिए तर्क की विधा का उपयोग हो, तब कुतर्क होता है, कुतर्क है। और ना ये अच्छे आशयों से, ये आशय भी इसके पीछे बदतमीजी का ही है, लेकिन कुछ भी हो आपको उत्तर तो देना ही है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि चूंकि संसदीय विशेषाधिकार विशेष प्रकार के प्रावधान है और अनुच्छेद 19(1)(a) जनरल है, पहली बात, और नियम क्या है अर्थान्वयन का? जनरल प्रोविजन को सीमित करके पढ़ा जाएगा जब विशेष प्रावधान की बात आएगी, ठीक है, अन्यथा विशेष प्रावधान तो समाप्त ही हो जाएगा जनरल प्रोविजन के सामने, ठीक है, फिर संसदीय विशेषाधिकारों को मतलब ही नहीं बचेगा। और दूसरी बात, संसदीय विशेषाधिकार भी महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप और देश की शासन व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए ही शामिल किए गए हैं। इसलिए संसदीय विशेषाधिकारों को महत्व दिया जाएगा। और यहां जो कोर्ट ने रूल अप्लाई किया था वो सार एवं तत्व का सिद्धांत, ठीक है, पिथ एंड सबस्टेंस, इसको अप्लाई करके की हो तो हो लोहान वर्सेस जचीलू इस मुकदमे में, ठीक है, और बशीर मियां वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दोनों जगह सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय विशेषाधिकारों की रक्षा की थी और दलबदल विरोधी कानून को अनुच्छेद 19(1) के मुकाबले शून्य नहीं माना, असंवैधानिक नहीं माना। जबकि सामान्य नियम यह रहता है कि जब भी सामान्य नियम यह है, इसमें पर्टिकुलरली पिथ एंड सबस्टेंस लागू कर दिया, सारे एवं तत्व का सिद्धांत लागू कर दिया, प्रभाव का सिद्धांत लागू नहीं किया। दो बातें चलती हैं, पिथ एंड सबस्टेंस वर्सेस इफेक्ट प्रिंसिपल। तो कहीं इफेक्ट प्रिंसिपल को लागू करते हैं, कहीं पिथ एंड सबस्टेंस, जहां जैसी जरूरत है वहां वैसी जरूरत। नॉर्मल रूल क्या है? बेनेट एंड कोलमन से लेकर मेनका गांधी और आदि आदि तक कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को डिसाइड करने के लिए इफेक्ट प्रिंसिपल, इसका उपयोग करें। सार एवं तत्व अर्थात पिथ एंड सबस्टेंस का नहीं, यहां उलट दिया मामला, यहां इफेक्ट प्रिंसिपल को नहीं माना, पिथ एंड सबस्टेंस का उपयोग किया। और इसी बात को जो रियलिस्टिक है वो इस रूप में रखते हैं कि कोई कानून नहीं है, सब मनमर्जी है न्यायाधीशों की, जो चाहते हैं तो करते हैं, कभी पिथ एंड सबस्टेंस, कभी इफेक्ट प्रिंसिपल, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। लेवलिन हालांकि इस बात के विरोध में रहते हैं, वो कहते हैं कि ना आप फैक्ट्स को देखिए और फैक्ट्स को देखकर आपको यह पता लग जाएगा कि इसमें इफेक्ट प्रिंसिपल लागू होगा या पिथ एंड सबस्टेंस, इसलिए कानून है, ठीक है। भले ही वो इन स्टैट्यूट बुक में नहीं है, जो स्टैट्यूट बुक आपके सामने कानून के तौर पर रखी है, लेवलिन सहित सारे
जो रियलिस्टिक हैं वो इस बात से सहमत हैं कि कानून जिसे कहते हैं वो इन बेयर्स में नहीं, ये कानून के स्रोत हैं। कानून तो वो है जो न्यायालय से डिसाइड होकर आएगा, क्योंकि इस स्रोत में कुछ भी लिखा हो लागू वो होता है जो इसकी व्याख्या न्यायाधीश करते हैं। ऐसा प्रतिक्रियावादी हैं, चूंकि रियलिस्टिक वो लोग मानते हैं। और बात किसी विचारक की गलत नहीं होती, हर विचारक की बात अपनी जगह ठीक होती है, रियलिस्टिक भी ठीक है। तो नॉर्मल रूल इफेक्ट प्रिंसिपल है जो बेनेट एंड कोलमन में पहली बार उपयोग हुआ। बेनेट एंड कोलमन जो प्रेस की स्वतंत्रता, इस पर बात करेंगे संभवतः कल या परसों, उस पर बात होगी प्रेस की स्वतंत्रता पर। तो बेनेट एंड कोलमन आएगा। बेनेट एंड कोलमन में आपका जो प्रिंसिपल उपयोग हुआ था वो कौन सा? इफेक्ट प्रिंसिपल, ये लागू किया था। गवर्नमेंट का कहना यह था कि हमने न्यूज़पेपर जिस कागज पर छपता है उसकी अनुपलब्धता देश में, उसकी कमी, इसको ध्यान में रखकर एक राशनिंग, ठीक है, उसका एक कोटा यह तय किया है सारे अखबारों के लिए। एक राशनिंग की योजना ये लागू की है, ये बनाई है ताकि सबको न्यूज प्रिंट मिलता रहे और सारे अखबार छपते रहे। ये ना हो कि एक 20 पेज का छप जाए और एक को एक पेज छापने के लिए भी न्यूज प्रिंट ना मिले, ऐसा ना हो। इसके लिए हमने एक राशनिंग की स्कीम बनाई है और उस स्कीम के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध माना था। क्यों माना, कैसे माना, वो सवाल आगे के हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा था कि चूंकि ये राशनिंग की जो योजना है ये हमने अनुच्छेद 19 बने की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए नहीं बनाई है, बल्कि सारे लोगों को न्यूज प्रिंट देने के लिए बनाई है। इसलिए इसमें सारे एवं तत्व को, सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि हमने क्यों बनाई, ये नहीं देखा जाना चाहिए कि इसका क्या प्रभाव हो रहा है। कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल गलत, हम प्रभाव ही देखेंगे, क्योंकि आपने कितने भी अच्छे उद्देश्य से घर में आग लगाई हो, घर में आग लगने का मतलब होता है घर का विनाश। हम इफेक्ट को देखेंगे, आपकी भावना को नहीं। और इसी बात को बेनेट एंड कोलमन और ए.के. गोपालन लगभग समकालीन है, लगभग समकालीन इसलिए करें, ए.के. गोपालन तो 1951 में ही डिसाइड हो गया, बेनेट एंड कोलमन 67 में डिसाइड हुआ, लेकिन उस समय अप्रोच वही चल रही थी। और इसीलिए बेनेट एंड कोलमन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए.के. गोपालन की अप्रोच कंटिन्यू थी। ए.के. गोपालन तो बदले 1978 में और यह 1967 में, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इस पर्टिकुलर फील्ड में ए.के. गोपालन की परंपरागत सोच से अलग हटकर निर्णय लिया। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को पुनः दर्शित करता है। और 1978 में तो बेनेट एंड कोलमन की अप्रोच आ ही गई अधिकृत रूप से मेनका गांधी के मामले में, और इफेक्ट प्रिंसिपल लागू हो गया। और फिर 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को दर्शित करते हैं। कब? जबकि दलबदल विरोधी कानून आता है। और बल्कि ये न कहें, ये तो बात गलत हो रही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को दर्शित करते हैं, बल्कि इस बात को ठीक माने कि यह बात यहां प्रदर्शित होती कहां? जब दलबदल विरोधी कानून को चुनौती मिल रही है कि देश में सोच कुछ भी हो, देश के लिए जो जरूरी है उसे करने के लिए अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना जरूरी होगा तो वो किया जाएगा। क्योंकि यहां फिर से सारे एवं तत्व पर लौट आए, जबकि 1978 में मेनका गांधी डिसाइड हो गई और सारा जो सिनेरियो है वो बदल चुका है। लेकिन इसके बाद पुनः जब दलबदल विरोधी कानून को चुनौती दी गई और यह कहा गया कि प्रभाव देखा जाना चाहिए, प्रभाव यह हो रहा है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ये भले ही हो कि संसद में, ठीक है, केवल संसद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित की गई, लेकिन वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हुई है।
इस कानून से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, इसलिए इफेक्ट प्रिंसिपल लागू होना चाहिए। और इफेक्ट प्रिंसिपल ही लागू हो भी रहा है बेनेट एंड कोलेमन से लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र में, लेकिन फिर बदल गए। और इसीलिए कि हो तो होलोआन बेहद महत्व का है, और इसीलिए आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि फिर चेंज आया, और वो चेंज इसीलिए आया क्योंकि देश की सोच कुछ भी हो, देश के हित में जो है उसको डिसाइड किया जाएगा, और देश के हित में दल बदल नहीं है, यह उस समय अनुभव किया गया। इसलिए अपनी सोच में परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट ने किया, और फिर से इफेक्ट प्रिंसिपल को दरकिनार कर सारे एवं तत्व का सिद्धांत पिथ एंड सबस्टेंस इसको लागू किया, और की हो तो होलोआन और बशीर मियां वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने सारे एवं तत्व के सिद्धांत को लागू करके दल बदल को ठीक पाया। अब आप कहेंगे कि हो तो होलोआन के बाद बशीर मियां हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि तब 370 देश में मौजूद थी, और जम्मू कश्मीर पर वो कानून लागू नहीं होते थे जो देश की पार्लियामेंट द्वारा बनते थे, जब तक कि वहां की विधानसभा या तो उसी कानून को मान्यता न दे दे, और या वैसा ही कानून स्वयं न बना दे। अगर मान्यता भी देते तो वैसा ही कानून उन्होंने बनाया यही माना जाएगा। तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने अलग से दल बदल विरोधी कानून बनाया था, जो ये ठीक है कि देश की संसद द्वारा बनाए गए कानून की ही कॉपी थी, लेकिन इससे अलगाव तो प्रदर्शित होता ही है, और इसीलिए 370 समाप्त किया गया। कुछ बेवकूफ टाइप के लोग ये भी कह रहे थे 370 समाप्त होने के समय कि 370 जैसे प्रावधान तो 371 में भी है। 371 ए बी सी डी, उसमें सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा है, असम को, कई सारे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा है। तो फर्क क्या था? फर्क दोनों बातों में है। आप 371 ए बी सी डी, उनमें जिन राज्यों को विशेष दर्जा है वो देखें, वो जो विशेष प्रकार की सुविधाएं हैं वो देश से अलग नहीं खड़ा करती हैं उन राज्यों को, लेकिन 370 जम्मू कश्मीर को देश से अलग खड़ा कर देती थी। देश की संसद द्वारा बनाए गए कानून वहां लागू नहीं, ठीक है, उनका अलग झंडा है, उनका सारी चीजें, ये जो विशेष प्रावधान है इन्हें विशेष प्रावधान नहीं कह सकता, इन्हें अलगाववादी प्रावधान कहा जाएगा। ठीक है, और इस सोच को प्रश्रय नहीं दिया जा सकता, जबकि दिया गया 70 साल, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो कुल मिलाकर दल बदल विरोधी कानून जम्मू कश्मीर ने भी पास किया था, और उसकी संवैधानिकता भी इन्हीं तर्कों पर चैलेंज हुई थी। उसे बशीर मियां वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें भी उसी प्रकार जैसे की हो तो होलोआन में माना, वैसे ही सारे एवं तत्व के सिद्धांत के आधार पर ठीक माना था। यह प्रतिबंध हुआ। अब कल हम लोग देखेंगे कि वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अब एक एक स्वतंत्रता को लेंगे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल है, प्रेस की स्वतंत्रता आदि आदि, और फिर प्रतिबंध कैसे कैसे लगते हैं, क्या हो सकता है, देखेंगे।